दो तारीख और दो तस्वीरों के साथ आज मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। पहली तस्वीर जहन में आती है 14 जुलाई साल 2019 की, जब न्यूजीलैंड की टीम लॉर्ड्स के मैदान पर फाइनल मैच हारती है। और वो एक तरह से चैंपियन ही थे, क्योंकि रूल्स कुछ ऐसे थे आईसीसी के जिसकी वजह से इंग्लैंड को विनर घोषित किया गया। उसके 2 साल बाद की तस्वीर भी अब जहन में हमेशा रहेगी, जब 2021 में वर्ल्ड T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया। और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में विजेता बनके सामने आई न्यूजीलैंड। और हमेशा कहा जाता है कि जो धैर्य, मुस्कुराहट के साथ साथ आत्ममंथन से बनी हुई अगर कोई टीम होती है, तो फिर रिजल्ट कुछ ऐसे ही निकल कर सामने आते हैं। क्योंकि ये तीनों चीजों का मिश्रण ही था जो न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट चैंपियनशिप बनी। 144 साल के इतिहास के बाद ये पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट था जहां पर अब न्यूजीलैंड ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख लिया है। और हमेशा कहा जाता है जो पहला विजेता होता है, पहला विनर होता है, वो आपके जहन में हमेशा रहता है। आप 1975 याद कर लें, क्लाइव लॉयड ने वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज के लिए। 2007 T20 वर्ल्ड कप याद कर लें, हमेशा महेंद्र सिंह धोनी का नाम वहां पर रहेगा। और अब साल 2021 टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जहां पे केन विलियमसन ने अपना नाम लिख दिया है। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि तमाम आंकड़ों से लैस, तमाम बड़े बड़े सितारों से लैस भारतीय टीम अचानक आईसीसी टूर्नामेंट्स में कैसे अर्श से फर्श पे आके गिरती है। क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाज बड़े मैचों में चोक कर जाते हैं? वहीं न्यूजीलैंड की टीम, जिसकी आबादी दिल्ली से भी कम है, जहाँ पे क्रिकेट भी बहुत कम खेला जाता है, जिस तरह से केन विलियमसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोग बहुत खुश होंगे न्यूजीलैंड में, ये दर्शाता है कि न्यूजीलैंड ने किस तरह से प्रोग्रेस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और नतीजा यह है कि 2 साल के अंदर पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जहां पर वो फाइनल जीतते जीतते रह गए, और साल 2021 जहां पे वो बने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सेलेक्टर और बीसीसीआई के ऑफिशियल भी रहे। इसके अलावा अयाज मेमन है, जो बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और क्रिकेट की तमाम बारीकियों को समझते हैं। सबा भाई, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, हम सब बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि ये फाइनल मैच हो और भारतीय टीम उस जिंक्स को तोड़े जो लगातार उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है कि हम साल 2014 के बाद से कभी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते हैं। एक बड़ा सेटबैक आप इसको मान रहे हैं, क्योंकि तैयारियां सबकी थी। अभी कोई ये कह दे एक नॉर्मल मैच की तरह ले रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल मैच तो था नहीं, कतई नहीं कह सकते इसको। राजीव, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ये भारतीय टीम जी। के लिए, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर तैयारी पूरी थी। और भारत का जो ये साइकिल रहा है पिछले 2 साल का, वो बहुत ज़्यादा कठिन रहा है। वहाँ पर शानदार तरीके से कई मौक़ों पर भारतीय टीम ने कमबैक किया है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने देखा क्या हुआ, पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद वहाँ से हम लोगों ने वापसी की। जी। एक टेस्ट मैच हम लोगों ने ड्रॉ किया कठिन परिस्थिति में, उसके बाद गाबा में हम लोगों ने वो टेस्ट मैच जीता। जब हम वापस आए होम सीरीज में, वहां पर भी हम पहला टेस्ट मैच हार गए। उसके बाद हमने रिकवर किया, उसके बाद फिर से वो कमबैक का जज्बा दिखाया। तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि ये टीम पूरी तरह से मुकम्मल है। इस टीम में कई ऐसे प्लेयर्स हैं, कई ऐसे मैच विनर्स हैं जिनके लिए सही मौका है फिर से परफॉर्म करने का और ये इनॉग्रल एडिशन भारत को जिताने का। पर ऐसा हुआ नहीं। और मुझे हमेशा से ये लग रहा था कि ये जो भिड़ंत है ये भारतीय फेम्ड बैटिंग लाइनअप की है वर्सेस जी। न्यूजीलैंड के फ्रंट लाइन पेस बॉलर्स की। मैं मानता हूं कि कंडीशन थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे, पर ये सभी हमारे जो बल्लेबाज, इनके पास बहुत सालों का अनुभव है। ये कई बार इंग्लैंड का दौरा भी कर चुके हैं, वहां के कंडीशन से भी जी। ये वाकिफ हैं। उसके बावजूद इस तरह से धाराशायी हो जाना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धक्का है भारतीय टीम के लिए, और ये पूरी की पूरी जो एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है उनके लिए, जी। राजीव। अयाज अयाज सर, जो सभा भाई ने बात की, मैं उसी को थोड़ा आगे अगर कंटिन्यू करूं। फेम्ड बैटिंग लाइनअप, अब फेम्ड बैटिंग लाइनअप की बात जहां आती है, तो मुझे लगता है आंकड़ों से ओवररेटेड कोई चीज नहीं है। खास तौर से अगर हम खेल के मैदान की बात करें, आप आंकड़ों के जरिए तमाम आप बात करते हैं, लेकिन कामयाबी कभी आंकड़ों के मोहताज नहीं होती। और न्यूजीलैंड ने करके दिखा दिया। ना तो उनके क्रिकेटर्स की कमाई है बहुत ढेरों में, ना बहुत फैंस की तादाद है बहुत बड़ी, लेकिन हाँ, एक चीज उनको पता है कि कैसे कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव क्रिकेट आपको खेलनी है, और कैसे आपको विपरीत परिस्थितियों में जाके अपनी सी बड़ी टीम को हराना है चुपचाप रह के। कल हम सेलिब्रेशन भी देख रहे थे ड्रेसिंग रूम का, वो थोड़ी देर का सेलिब्रेशन था, फिर वो
काम केन विलियमसन बाहर आए और जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच दी, कैसे आप देखते हैं 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट, मेरे लिए तो विनर थे, बाउंड्री ज्यादा लगाने के वजह से अगर इंग्लैंड को घोषित कर दिया जाए, नहीं तो ये भी एक चमत्कारिक एक तरह से कहा जाए रिजल्ट है कि 19 में भी फाइनल, 21 में आप, और अलग अलग फॉर्मेट है जहां पे फाइनल खेली न्यूजीलैंड, और यहाँ पे तो वो चैंपियन बन गए। क्या क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए अचीवमेंट, और उसके बाद फिर हम सिलसिलेवार तरीके से इस फाइनल मैच का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए राजीव, मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्स के इतिहास में बहुत बड़ी जीत है। अगर आप तुलना करें इंडिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट में, जहां तक क्रिकेट का सवाल है, तो 5 मिलियन लोग हैं न्यूजीलैंड में। जैसा आपने कहा कि दिल्ली से भी कम आबादी है, मुंबई से भी बहुत कम आबादी है, 50 लाख की आबादी है पूरी, जो पूरा उनका एक फर्स्ट क्लास प्लेयर्स का जो पूल है वो शायद 160-165 प्लेयर का होगा, जब हमारा जो पूल है वो शायद 1200 का होगा, सब अगर आप मिले क्लब प्लेयर्स वगैरह वगैरह सब मिला ले। जो उनका एनुअल टर्नओवर है न्यूजीलैंड क्रिकेट का, वो $35 मिलियन है, जो मेरे ख्याल से एक आईपीएल के फ्रेंचाइजी के बराबर का है। तो ये जो आप कंपैरिजन करते हैं तो ये बताता है कि किस वजह से न्यूजीलैंड जीत सकती है। तो वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनली जो सेटअप किया है एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत ही उसको रोबस्ट और मजबूत कर दिया है पिछले 10-12 साल में। बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा पीछे भी जाते हैं टाइम में तो वो नजर आता है कि एक मिड 1990s में जब ऐसा लगा कि शायद क्रिकेट खत्म हो जाएगी न्यूजीलैंड में, कोई क्रिकेट की तरफ देख नहीं रहा था, वो रग्बी और एथलेटिक्स और टेनिस की तरफ देख रहे थे। तो फिर उन्होंने कुछ बदलाव लाए, एक स्कूल ग्रासरूट्स लेवल से स्ट्रक्चर बनाया जिसके जहां से प्लेयर्स आए हैं, केन विलियमसन, टिम साउदी जैसे, और ना भूले कि उनकी अंडर 19 टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले 10-15 साल में, 20 साल में अगर आप देखें तो एक तो ये है। दूसरा बदलाव आया है कि बहुत वहां पर भी उतार चढ़ाव आया है, वहां पर भी मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के स्टोरीज या कहानियां आई है। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा जो उनका टैलेंट पूल है वो कहीं और चला जाएगा, आईसीएल में आके खेलने से, और बैन होने की नौबत आ गई थी। लेकिन वापस जो उनको वापसी हुई उनकी, और फिर से जो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, दे सेट देयर हाउस इन ऑर्डर, यानी पूरा अपने घर को साफ सुथरा किया। और जो मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट था वो ब्रेंडन मैकलम की कैप्टनसी थी, कि एक उन्होंने एक जोश और जज्बा दिलाया। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी है केन विलियमसन से, लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है कि पैशन, जज्बा बहुत है एक एक्सीलेंट टीम बनाने का, जीतने वाली टीम बनाने का। ये नहीं आप मैदान में उतरे, खेले, वेल प्लेड, बैड लक और वापस आ गए। तो ये बताता है पिछले 4-5 साल में न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल नंबर 1 रैंक टीम है टेस्ट क्रिकेट में, नंबर 1 रैंक टीम है ओडीआई में, और नंबर 3 रैंक है टी20 में। सबसे इम्प्रूव टीम अगर कोई है पिछले 4-5 साल में वो न्यूजीलैंड है। और इसलिए इम्प्रूव है कि कॉम्बिनेशन सही बनाया है उन्होंने। सब कॉन्टिनेंट में देखना है किस तरह से खेलते हैं, शायद ऐसा हो कि एक स्पिनर उनको ढूंढना बहुत जरूरी पड़ जाएगा, कि विकेट टेकिंग स्पिनर, वरना वो ये टीम जो है उनकी ऑल कंडीशंस में खेलने वाली टीम है। इंग्लैंड को फिलहाल हराया टीम टेस्ट सीरीज में, इंडिया को 2-0 हराया अपने ही होम कंडीशंस में। तो अगर आप देखें तो ये टीम जो एक माहौल बना है इस टीम का, जो कल्चर और एक ह्यूमिलिटी, एक जो जमीन से जुड़े हुए प्लेयर्स हैं। ये नहीं है कि मैच जीत लिए, टूर्नामेंट जीत लिए तो ये ऑल नाइट पार्टी हो गई, ऐसा नहीं है कि किए हो गए शायद पार्टी, लेकिन एक तरह से जो बड़ा एक सुलझा हुआ उनका अंदाज है जो मेरे ख्याल से मन को भाता है। लेकिन सुलझा हुआ अंदाज का ये मतलब नहीं है कि टीम कम्पिटिटिव नहीं है और लड़ना नहीं जानती। बेशक आप देखें किस तरह से ये वर्ल्ड टेस्ट फाइनल जीती है। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सबा भाई, मैं विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैच के बाद, और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे को लगी कि जहां पे हम अच्छा कर सकते थे बट हमने किया नहीं। कहीं एरोगेंस आड़े आ गया, कहीं कहते हैं कि आप अपने अंदर इंप्रूव नहीं कर सकते। आत्ममंथन की जो हम बात कर रहे हैं, जो न्यूजीलैंड करता है बाकी टीमें करती हैं, हम नहीं कर पाते, वो आत्ममंथन नहीं था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर केन वर्सेस कोहली, ये एक बड़ा फैक्टर क्या साबित हुआ इस मैच में। शुरुआत सबसे पहले मैं बैटिंग से करना चाहूंगा, क्योंकि हम हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग, या जो आप सभा भाई कह रहे थे कि हमारी फेम्ड बैटिंग लाइनअप थी, बैटिंग पे हम पे बहुत ज्यादा अपना जोर दे रहे थे, हम दांव लगा रहे थे। बट हुआ क्या, पहली पारी में 217, सेकेंड इनिंग्स में 170। क्या ऐसी बैटिंग लाइनअप को हम फेम्ड बैटिंग लाइनअप कह सकते हैं? फिर वही बात आ जाती कि हम आंकड़ों पे क्यों इतने डिपेंडेंट रहते हैं।
सबसे ओवररेटेड चीज मुझे कोई लगती है क्रिकेट के मैदान पे तो वो आंकड़े हैं। हाँ राजीव, और आंकड़ों का महत्व तब होता है जब आप उसको हमेशा प्रूव करते रहें। जी जब कंडीशंस टफ हैं वहां पर अगर आप रन्स बनाएंगे तभी मुझे लगता है कि आपका महत्व बढ़ेगा टीम में। हम हमेशा कहते आते हैं कि हमारी टीम की बैटिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया से लेकर यहाँ तक की बात करें, चलिए होम सीरीज को छोड़ दें, वो एक 10 बॉल में खेला गया था, पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, सिवाय मेलबर्न में जहाँ पर मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया था, उसके बाद जो जो रिकवरी रही है भारत की, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है लोअर ऑर्डर का। ऋषभ जी पंत हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इस तरह के लोगों ने ज्यादा रन बनाए हैं बनिस्बत के टॉप ऑर्डर ने। तो मुझे लगता है कि जब जब कंडीशंस कठिन हैं तभी तो आपकी जरूरत है, क्योंकि जो प्लासिड विकेट है जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपके फेवर में है, वहां पर चाहे आप सबसे अनुभवी खिलाड़ी को खिला दीजिए या फिर मयंक अग्रवाल जैसे एक युवा प्लेयर को खिला दीजिए, पृथ्वी शॉ को खिला दीजिए, वो भी रन बनाएंगे। आपकी जरूरत कब पड़ती है? जब कंडीशंस एक्सट्रीम होते हैं, जहां पर आपके अनुभव की काम आना चाहिए। वो हमारे टॉप ऑर्डर की तरफ से या फिर जो हम कहते आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के बल्लेबाजों से वो देखने को नहीं मिला। और अगर हम तुलना करें दूसरी तरफ, तो देखिए केन विलियमसन कप्तान है, पहली पारी में उन्होंने करीब 5 घंटा खेला, 49 रन बनाए, दूसरी पारी में भी कठिन परिस्थिति में आकर उन्होंने रन बनाया। रॉस टेलर ने भी किस प्रकार से वो प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, दूसरी पारी में उन्होंने रन बनाए। डेवन कॉनवे ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया। हर जगह किसी न किसी ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट जरूर किया, और यही मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है न्यूजीलैंड की टीम का। तो भारत को, जैसा कि अयाज ने बात की थी सिस्टम की, हम लोगों ने सिस्टम बनाया है, पर उस सिस्टम में बहुत जरूरी है जो कि बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। और ये मुझे लगता है हम्म बहुत सालों से ये समस्या रही है भारतीय टीम की। अब ये अलग प्रकार की बात है, पर यहाँ पर इस बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हर एक श्रृंखला के बाद कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे आप जीत रहे हैं चाहे आप हार रहे हैं। उसमें आपकी गलतियां क्या की हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको बात करना चाहिए। आपके कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनके लिए हम क्या रोल बना रहे हैं, रोड मैप क्या है, इस तरह की बातें होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बात नहीं होती है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं हार गए, फिर से अब फिर से आने वाले समय में इंग्लैंड की सीरीज होगी, वहां पर हम जीत जाएंगे, हम बहुत खुश हो जाएंगे। बात हार और जीत की नहीं है, बात यह है कि क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। वो तभी हो पाएगा जो आप हर श्रृंखला के बाद एक प्रकार के सिस्टम बनाए, जहां पर चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो बड़े बड़े प्लेयर्स हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमने जो उम्मीद रखी थी आपसे, आप नहीं परफॉर्म किया, क्यों नहीं परफॉर्म किया। और अगर आप लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें हमें किसी और को अंदर लाना पड़ेगा हम्म। टीम में। इस तरह की बातें कभी हुई नहीं है भारतीय टीम में या फिर भारतीय सिस्टम में, ये होना बहुत जरूरी है। हाँ सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शुरुआत हमने भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन से की है। बड़ा फर्क डाल दिया केन विलियमसन और रॉस टेलर ने जिस तरह से मैच को फिनिश किया। लेकिन मैं शुरुआत में जाना चाहूंगा, आप 217 रन पे अगर ऑल आउट हो रहे हैं, 146 रन पे 3 विकेट है, एक अच्छा स्टार्ट, एक ऐसी कंडीशन में जहां पे बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा था, वहां पे आपको स्टार्ट अच्छा मिला। विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे सेट क्रीज पर थे, लेकिन नेक्स्ट डे पूरा मैच बदल गया और शायद वहीं से मैच की तस्वीर भी बदल गई। 50-60 रन एक्स्ट्रा अगर आपने बनाया होता वहां पे, तो शायद परिस्थितियां दूसरी होती। आप टेस्ट मैच जीतने की स्थिति में होते या आप ड्रॉ करने की स्थिति में होते। कैसे आप देख रहे हैं? और ज्यादातर मैं जो एनालिसिस कर पा रहा था, वो चाहे रोहित शर्मा का मैं विकेट देख लूं, लगभग एक जैसे शुभमन गिल की तो एक बड़ी वीकनेस हो चुकी है, जो अंदर आती बॉल हमने इंग्लैंड के साथ सीरीज में भी देखा, वो यहाँ पे नजर आई। चेतेश्वर पुजारा को मैं ऑस्ट्रेलिया से फॉलो कर रहा हूँ, आया सर, वो ऑफ स्टंप के बाहर बैट को हैंग करते हैं और लगातार उनके एजेस जो है वो स्लिप में कैरी कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? जो मैं बात करूं कि आंकड़ों के दम पर हमें तो फॉर्म वाले खिलाड़ी चाहिए, खासतौर से फाइनल के लिए। मेरी सभा भाई से बहुत गर्मा गर्म डिस्कशन भी हुआ था कि हम नाम पे क्यों जा रहे हैं, हम काम के खिलाड़ी क्यों नहीं रख रहे हैं। हमने सिराज को बाहर रख दिया, हमने हनुमा विहारी जो इंग्लैंड में खेल रहे थे उनको नहीं देखा। नेट्स पे या प्रैक्टिस सेशन में दिख तो जाता है कि कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अच्छे टच में। फिर ये अचानक वही का रटा रटाया फॉर्मूला क्यों होता है कि हम यही 5 बल्लेबाज और यही 3 गेंदबाज खिलाएंगे? देखिए मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें, अगर हाइंडसाइड पे अगर हम देखें, मैच खत्म हो जी गई कि तो क्या, एक तो ये है कि भाई अगर मेरा मानना तो ये है कि अगर बहाने बनाने हैं तो आप कह सकते हैं भाई हमारा लक नहीं था, टॉस हम हार गए, पहले बैटिंग करना पड़ा, पता नहीं था पिच कैसे खेलेगी, जरा टेंशन था। दूसरा था कि कॉम्बिनेशन क्या सही था कि नहीं, दो स्पिनर्स को खिलाए। एक जैसे विराट ने कहा कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे हार्दिक पांड्या होता तो कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 का अलग हो जाता था, ये सही है।
लेकिन ये तो फिर आया सर वही बात है कि जेमिसन को अब दे दें भारत की नागरिकता, वो आरसीबी से भी खेल रहे हैं, फिर तो ऑलराउंडर चाहिए, मतलब ऑलराउंडर मिलेगा कैसे? तो सिस्टम में ही नहीं है हमारे कि हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढ पाए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से बहाने बनाने का टाइम नहीं है ये, जैसा सबा ने कहा। मेरे ख्याल से बहुत सख्त ऑडिट करने का टाइम है कि कौन सा प्लेयर किस तरह से खेला, क्यों नहीं चला, कौन चला, क्या वजह थी, क्या उसमें और पोटेंशियल है, या कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बर्नआउट स्टेज पे आ गए कि उनका बेस्ट जो है पीछे रह गया है, आने वाले दिनों में शायद उनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता है किसी वजह से भी। मुझे लगता है सबसे बड़ा फेलियर ये था टॉप ऑर्डर बैटिंग का, जैसे सबा ने हाईलाइट किया कि अगर आपके पास रोहित शर्मा, मैं शुभमन गिल को तो खैर न्यू कमर है तो इतनी ज्यादा वो नहीं कहूंगा, ज्यादा करूंगा, उंगली नहीं उठाऊंगा उन पर। रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ये ऐसे 4 खिलाड़ी अगर आपको 150 रन 200 रन नहीं दे सकते हैं, भले ही कठिन स्थिति हो, पिच अच्छी नहीं हो, कंडीशन अच्छे नहीं हो, और दोनों ही इनिंग में मिलाकर अगर आप एक इनिंग में हो सकता है कि आप फेल हो गए, लेकिन दूसरी बार भी अगर आप जाकर, और सेकंड इनिंग में अगर आप देखें जिस तरह से रोहित आउट हुए, पुजारा आउट हुए, विराट आउट हुए और रहाणे, ये सॉफ्ट डिसमिसल्स थे। ये नहीं है कि कोई गजब की डिलीवरी फेंक दी और कुछ अनप्लेएबल डिलीवरी आई तो आप छोड़ के गए। तो ये बताता है कि या तो आप, जिस तरह से केन विलियमसन और रॉस टेलर ने बताया कि भाई जब when the going gets tough, the tough get going, अगर आप कंडीशंस इतनी खराब है तो आप अपने लेवल ऑफ गेम को, परफॉर्मेंस को और ऊंचा करें। ये होता है। अगर आप ओवरसीज रिकॉर्ड देख रहे हैं इंडियन टीम का, ऑस्ट्रेलिया में जो हमने जीता है 2018 में और 2020 में, ये बेहतरीन दोनों ही जीत थी, लेकिन ज्यादा योगदान इसमें गेंदबाजों का था। चेतेश्वर पुजारा डेफिनेटली इन 2018 और अजिंक्य रहाणे इन मेलबर्न। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इंडियन टीम का परफॉर्मेंस ओवरसीज अच्छा रहा है तो गेंदबाजों की वजह से रहा है, तेज गेंदबाजों की वजह से ज्यादातर। और दूसरी एक और दूसरा पहलू है, मैं यही आंकड़े देख रहा था, जैसे आप कह रहे थे कि पहली इनिंग में इंडिया के लास्ट 4 विकेट ने बनाए 12 रन, यानी 7वीं विकेट से 10वीं विकेट गिरने तक 12 रन बने। दूसरी इनिंग में 7वीं से 10वीं विकेट गिरने में 14 रन बने। न्यूजीलैंड के आखिरी 4 बैट्समैन ने बनाए 59 रन। जी, बड़ा फर्क डाल गए, बड़ा फर्क होता है। ये विलियमसन और टिम साउदी ने जो बनाए, बट टॉप ऑर्डर इज टू बी ब्लेम्ड। आई एम नॉट सेइंग कि रन्स आपको बॉटम 4 से चाहिए, डेफिनेटली। अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है इन कंडीशन में तो लोअर ऑर्डर क्या करेगा? यू डोंट एक्सपेक्ट इट। तो टॉप बट अप्रोच की बात आती है ना यार सर, वो अप्रोच न्यूजीलैंड के दिखाया लोअर ऑर्डर ने, और हम हमेशा जानते हैं कि हम टेलेंडस आउट नहीं कर पाते, ये बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं। वो कायल जेमिसन के रन आप देख लें, टीम सऊदी के रन देख लें, नीचे इवन ट्रेंट बोल्ट ने भी कंट्रीब्यूट करा बैट से। लेकिन सबा भाई बात आ रही है कि जो सेकंड इनिंग्स की हम बात करें, जो अयाज सर कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कोई डायलेमा है और मैनेजमेंट की तरफ से संदेश क्लियर नहीं है कि आपको ये टेस्ट मैच जीतने जाना है, ये टेस्ट मैच आप ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, हारने के लिए तो कोई नहीं जाता। लेकिन क्या ये डायलेमा नजर आया कि ना तो स्ट्रोक्स खेल पा रहे हैं आप, ना आपने टाइम बिताया वहां पे, और अंत में क्या हुआ, ट्रॉफी आपके हाथ से निकल गई? राजीव, मुझे तो ये लगता है कि अंत में इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है कि उसे किस प्रकार से खेलना है। सबको पता है 6 डे का विकेट है, अब पहले आपको 1 घंटा शांति से खेलना होगा, आपको अपना नेचुरल गेम खेलना होगा। उसके बाद अगर आपका विकेट नहीं गिरता है तो पहले ही आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपके 2 जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनका विकेट गिर जाता है, तो फिर एक प्रकार से तबाही मच जाती है। और वही हुआ भारतीय टीम के साथ। अंत में ये भी आपको प्लान करना होगा कि अगर हम मैच जीत नहीं सकते हैं उस स्थिति में, तो कम से कम हम क्या मैच सेव कर सकते हैं कि नहीं। उस तरह की भी पहल देखने को मिली नहीं। ये एक ऐसा दिन था राजीव, अगर हम यहाँ पर 175 180 का टारगेट सेट कर देते, अगर हम ऑल आउट हो जाते, अगर हम 175 180 का टारगेट सेट करते और उनके पास 40 से 45 ओवर होते रन बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि मैच और ज्यादा रोमांचक हो जाता। जिस तरह से उनके पहले 2 विकेट गिर गए थे जल्दी, तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि असमंजस था भारतीय बल्लेबाजों के दिमाग में, उनको करना क्या है। ऋषभ पंत आए, उन्होंने प्रयास किया तेज गति से रन बनाने के लिए, जडेजा के साथ उनकी साझेदारी हुई, पर ये जो कंसर्टेड एफर्ट जो होना चाहिए था कि हमें क्या प्लान के साथ रन्स बनाना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इस विकेट पर खेलने के लिए, वो देखने को मिला नहीं। अगर हम कंपेयर करें दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के, तो हर एक प्लेयर में वो देखने को मिला कि टीम के गोल क्या है उनको पता है, और वो कमिटमेंट देखने को मिला बल्लेबाजी के समय या फिर गेंदबाजी में। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर रहा है अपना भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम में। और अयाज की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि अंतिम के 4 या 5 विकेट ने मिलकर कोई रन नहीं बनाया। हम हमेशा
हमेशा लोअर ऑर्डर के ऊपर क्यों उम्मीद बना के बैठे रहते हैं? अगर यही होता है यार तो फिर ऑस्ट्रेलिया में तो हम पहले ही हार जाते। वहां पर किसने बचाया? वहां पर भी हमारे टॉप ऑर्डर ने या मिडिल ऑर्डर ने रन बनाया नहीं। तो चाहे वो अच्छा विकेट हो या फिर टफ कंडीशन हो, तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे वाले मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा या फिर इस प्रकार के प्लेयर्स रन बनाएंगे। कब हमारे जो मेन जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो मैच विनर्स हैं, जो मेन रन गेटर्स हैं, वो हमको शतक बनाकर दिखाएंगे या फिर वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे? मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि वो कमिटमेंट होना चाहिए, वो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी है। एक और मैं कुछ वक्त और लेना चाहता हूँ, केन विलियमसन को आप देखिए राजीव और रियाज, उन्होंने अपने क्रीज पर खड़े होकर ही रन बनाए हैं, वो आगे खड़े होकर बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने अभ्यास किया है कि ऐसे विकेटों पर अगर हम आगे खड़े होकर बल्लेबाजी करेंगे तो हमारा, मैं बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल हो जाऊंगा, शॉर्ट बॉल पे फिर मैं रन बना नहीं सकता, मैं कट नहीं कर सकता, मैं बैकफुट पंच नहीं कर सकता हूँ, जो कि विराट कोहली के साथ हुआ। वो इतना ज्यादा आगे खड़े होकर वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके दिमाग में सिर्फ एक सोच थी कि हमें स्विंग को नेगेट करना है, फ्रंट फुट पे ही खेलना है। और जिस तरह से वो आउट हुए सेकंड इनिंग्स में, शॉर्ट गेंद डाली, बाहर बॉल निकल रही थी, पूरा का पूरा फ्रंट शोल्डर उनका एक्सपोज हो गया, क्योंकि एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि उस प्रकार की शॉट डिलीवरी आएगी। तो मुझे लगता है कि एक एक टेक्निक हर जगह काम नहीं आती है। केन विलियमसन ने मास्टर क्लास दिखाया है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने सेकंड टॉपिक रखा था यासर के केन वर्सेस कोहली, और यहाँ पे तो साफ तौर पे एज अ लीडर, एज अ बैट्समैन विलियमसन बहुत आगे खड़े नजर आए, क्योंकि जो इनोवेशन आया सर उन्होंने कैप्टनसी में की। मुझे याद है जब शमी हिट्स लगा रहे थे, उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन खड़ा कर दिया और वहां पे स्लिप को पीछे करके वहां पे वो कैच किया। ये बहुत बड़ा इनोवेशन था मेरे लिए। पहली इनिंग्स में जाए अजिंक रहाणे को जिस तरह से उन्होंने स्क्वायर लेग पे एक फील्डर लगाया, नील वैगनर पे, तो ये कुछ ऐसे इनोवेटिव जो और कहा जा सकता है कि एक तरह से एक बड़ा निर्णायक डिसीजन थे केन विलियमसन के जो उन्होंने लिए। कमाल की कप्तानी, और बहुत शांत रहते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा चिल्लाएं, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाएं, ये जरूरी नहीं है। काम रह के आप अपनी क्रिकेट को और अपनी जो समझ है क्रिकेट को लेके, वो आप दिखा सकते हैं। और वो केन विलियमसन ने इस टेस्ट मैच में प्रूव कर दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। मैं न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा। बेशक मेरे ख्याल से इस मैच के बाद और इस जीत के बाद, और जो उनका खुद का एक कंट्रीब्यूशन रहा है इस मैच में, पहली इनिंग में 49, दूसरी इनिंग में 52, उनका दर्जा बहुत ऊंचा हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एज अ प्लेयर, बैट्समैन भी, एंड एज अ कैप्टन। देखिए प्लेयर्स, एज अ प्लेयर उनका रिकॉर्ड इंग्लैंड में इतना अच्छा नहीं था इससे पहले। ये नहीं है कि ढेर सारे रन बनाए थे, तो उन्होंने अभ्यास किया है, उन्होंने स्टडी किया है कंडीशन में किस तरह से खेलना है। बड़े थॉटफुल क्रिकेटर है, स्टूडेंट है गेम के, और ना सिर्फ गेम के स्टूडेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट ह्यूमन साइकोलॉजी के भी है मेरे ख्याल से, जो मैंने देखा है। आया सर, बड़ी कुछ हमारे साथ कुछ व्यूवर्स भी जुड़ रहे हैं, उनके बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट को लेके है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी बात को मैं आगे करूंगा, विकल्प है, उनका कहना है कि अननेसेसरी जो हमारी टीम को हाइप किया जाता है, और फेक जो हम एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाते हैं, फेक वर्ड उन्होंने यूज किया। फेक जो एग्रेसिव एटीट्यूड है वो कभी कभी हर्ट कर जाता है आपके आपके मिशन को, आप जिस सफर पे निकले उसको। देखिए मेरे ख्याल से अटेंशन इतना मिलता है इंडिया में, 130 करोड़ लोग हैं, तो ज्यादा आवाज तो ज्यादा होगा ही। जैसे मैंने कहा कि न्यूजीलैंड, पूरे न्यूजीलैंड में 50 लाख की आबादी है, तो साउंड लेवल बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मैं जाऊंगा जो सबा ने कहा था पहले, कि इस साउंड लेवल से हटकर क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन को, कोच को, कैप्टन को, जो प्लेयर्स खेलते हैं इंडिया को, उनको साउंड जो 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 इतनी आवाज आती है उसको अलग रखकर क्या किस तरह से खेलना है, और उसका ऑडिट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 130 करोड़ ने आपकी वाह कर दी, इसका मतलब नहीं कि आप नेसेसरली ग्रेट प्लेयर बन गए। एग्जैक्टली। क्योंकि आज 50 लाख लोग वाह करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ा स्पोर्ट नहीं है न्यूजीलैंड में। लेकिन केन विलियमसन आज विश्व के सबसे बेहतरीन बैट्समैन माने जा सकते हैं, और सबसे बेहतरीन कैप्टन भी। और इसमें कोई, इससे मुकरना नहीं चाहिए इंडिया में किसी को ये कहने से। बिल्कुल। और आया सर, अब थोड़ी बात, क्योंकि हमने कैप्टनसी भी कर ली, बैटिंग पे टीम सिलेक्शन को लेके भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, टीम मैनेजमेंट को भी और कप्तान को भी। क्योंकि जब आपने एक दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस किया और उसके बाद कंडीशंस बदली, वहां पे बहुत ज्यादा बदली, फोरकास्ट बदल गया, वहां पे रिजिड होना कभी कभी आपको लगता है बहुत हो जाता है कि नहीं हमारे पास बेस्ट 11 है, और उन्होंने मैच के बाद भी नहीं माना कि हाँ गलती हुई है। उनका कहना था नहीं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो बेस्ट थे हमारे पास, हम उनके साथ गए। एक हमारे पास
जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था, इसकी उसकी वजह से हमने 2 स्पिनर खिला दिए। अब ये औचित्य आप सर जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा यार सर, कि अगर पेस बॉलिंग ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो आप स्पिनर खिला देंगे, ये कौन सा एक एक्सक्यूज हुआ जो विराट कोहली देते हुए नजर आए? देखिए मेरे ख्याल से एक्सक्यूज यानी बहाना नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ हद तक जो लॉजिक थी, क्योंकि अगर आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाते जैसे कि हनुमा विहारी और एक स्पिनर को बिठाते तो आपके पास बॉलिंग कॉम्बिनेशन फिर 3 तेज गेंदबाज और एक स्पिनर होता। अगर आप एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर खिलाते और एक स्पिनर को बिठाते तो आपकी बैटिंग वीक हो जाती, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि मैं जो टीम में 3 सीमर खेले उनमें 2 खिलाए जाने के पक्ष में नहीं था। सभा भाई से मेरी बहुत बढ़िया उसमें चर्चा हुई थी। मैं मोहम्मद सिराज को चाह रहा था क्योंकि वो करंट अच्छे फॉर्म में थे और आईपीएल में उन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी सिराज, और मैं ईशांत शर्मा या जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप करता, लेकिन यहाँ पे नाम पे गए, हम काम के खिलाड़ी नहीं चुने। बट देखिए किसी ने नहीं उम्मीद किया होगा कि ऐसे पिच पर बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिलेगी। अब हमने जब देखा तो ये नजर आया कि थोड़ा ही अपीयरिंग अ लिटिल जिंजर, जो रिकवरी होनी चाहिए पोस्ट इंजरी वगैरह, शायद अभी तक मेंटली इज नॉट कन्विंस की होगी। सर जब से वो लौटे इंजरी से उनको विकेट लेने के लिए वो तरस रहे हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम और फाइनल मैच में हम क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे। जी बेशक। तो ये मैं बैटिंग की जो बात कर रहा था ना, ये जो पॉइंट पहले सभा ने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता था क्यों न्यूजीलैंड की टीम इतनी मजबूत है, क्योंकि उनके लास्ट बॉलर्स भी जो है बैटिंग कर लेते हैं, दे कैन अफोर्ड। अगर एक बैट्समैन कम खेले, एक ऑलराउंडर ज्यादा खिला दें तो उनके बॉलर्स भी जो है वो रन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इतनी उनमें ताकत है। इंडिया में वो ताकत इतनी है नहीं, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि जडेजा और अश्विन दोनों ही ऑलराउंडर्स माने जाते हैं, ये शायद एक ये लॉजिक था कि बैटिंग वैसे ही मजबूत होगी, लेकिन डिपेंडेंसी जो थी टॉप 6 पे थी। आप अश्विन और जडेजा पर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको 250 और 300 रन तक वही लेके जाएंगे। पहले अगर 5 बैट्समैन 200 नहीं बनाते तो आप 300 नहीं पहुंच सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ऐसी कंडीशन में आप पहली इनिंग में, मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था 146 पे जब आप रिज्यूम किए 146 फॉर 3 और आप पहले आधे घंटे में ही विकेट्स खो दिए, वहां पर मैच जो है वो एक उलटफेर वहीं पे हो गया मैच का। अगर इंडिया पहली इनिंग में 300 बना दी तो खैर ये तो अब सब सपने हैं, इट्स ऑल एन इल्यूजन कि हो सकता था और ये नहीं हुआ और वो हो सकता था। फैक्ट ये है कि न्यूजीलैंड ने हमें आउटप्ले किया हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड थिंकिंग ऑफ द गेम। देखिए सभा भाई, बात तो होंगी, देखिए आप फाइनल मैच हारे हैं तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा क्रिटिसिज्म के लिए। अक्सर हमने हमारी टीम मैनेजमेंट को सुना है कि हमारे देश में क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, तो शायद ये जो टीम मैनेजमेंट के लोग ये भूल जाते हैं कि हम ही आपको सर पे भी चढ़ा के रखते हैं जब आप जीतते हैं। तो क्रिटिसिज्म झेलना एक अच्छी बात है और हम बड़ी हेल्दी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, और इस हेल्दी डिस्कशन से हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट का भला हो, जो हम बाकी कंट्रीज में देख रहे हैं। अब क्योंकि जो टीम सिलेक्शन की बात आ रही है, मैं बार बार मोहम्मद सिराज का इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरे घर से नहीं है ना, मेरे चाचा ताया लगते हैं। वो एक अच्छा उनका परफॉर्मेंस देखा है मैंने ऑस्ट्रेलिया में, और मैं पहले दिन से आया सर कह रहा था कि हमने 3 जो बॉलर खिलाए वो सीम बॉलर्स हैं। सभा भाई भी इस बात से सहमत थे कि हमने कोई स्विंग बॉलर नहीं खिलाया, और जो भी स्क्वाड है उसमें उमेश और अगर हम सिराज को देखें वो थोड़ा बॉल स्विंग करते हैं, नहीं तो वो भी सीम बॉलर्स है। भुवनेश्वर कुमार एक गेंदबाज थे हमारे पास जिसको हमने स्क्वाड में ही नहीं रखा, ये जानते हुए भी कि हम इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं। ये चीजें तो आपको समझनी पड़ेगी और इस पे बात करनी पड़ेगी। सभा भाई, नहीं लगता आपको? सही बोल रहे हो राजीव, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपके पूरे के पूरे टेस्ट स्क्वाड में इसके अलावा ये 3 पेस बॉलर जो खेल रहे हैं, उसके अलावा आपके पास है मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, और ये 6 के 6 पेस बॉलर्स हैं, सब के सब सीम बॉलर्स हैं। इसमें कोई भी जेन्युइन स्विंग बॉलर नहीं है। तो हमारी जो अटैक है वो बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल है इस समय। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, 4 पेस बॉलर में उनके पास 2 स्विंग बॉलर हैं, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, और उनके पास 2 सीम बॉलर हैं, नील वैगनर और काइल जेमिसन। उसके ऊपर से ये चारों के चारों जो सीमर्स है वो मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब यही है कहने का कि ये लेंथ में चेंज कर सकते हैं, जो कि किया। नील वैगनर को देखिए, उन्होंने ऊपर डाला जब उनको समय पड़ा, तो कल उन्होंने जडेजा को छोटी गेंद भी डाली। काइल जेमिसन इतने लंबे कद के हैं, वो भी बैक ऑफ लेंथ बॉल डालते हैं, पर उन्होंने भी लेंथ में परिवर्तन किया और ऊपर डाला। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप सीम बॉलर हैं तो फिर आप ऊपर नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने एक जो जरिया होता है विकेट लेने का वो बंद कर दिया ऐसे कंडीशंस में।
तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमने भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं पिक किया? आने वाले समय में 5 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला होने वाली है। आपको याद होगा प्रवीण कुमार कुछ साल पहले कितने ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए थे इंग्लैंड कंडीशंस में, क्योंकि वो भी जेन्युइन स्विंग बॉलर थे। और हर एक टीम जब इंग्लैंड जा रही है या फिर न्यूजीलैंड जा रही है, इस प्रकार के देश जा रही है, वहां पर आपको इस प्रकार के कॉम्बिनेशन रखने होंगे अपनी टीम में। ये बहुत बड़ी गलती हुई है भारतीय टीम से, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा राजीव। बिल्कुल। और जो सवा भाई ने कहा है सर, मुझे एक नाम याद आता है, टेरी एल्डरमैन, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। जब वो इंग्लैंड जाते थे हमेशा वो ट्रैवल करते थे, कभी मैंने ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे उनको खेलते बहुत कम देखा है। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि उनके हाथ में स्विंग था। 5 टेस्ट मैच 30 विकेट मैंने कम से कम 2 या 3 बार मैंने देखा इंग्लैंड वो गए और 25 से 30 विकेट उन्होंने लिए। तो ये बात भी हमें समझना पड़ेगा कि कंडीशंस की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको लगेगा हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, हमारे पास मोहम्मद शमी है, ईशांत शर्मा है, तो फिर हम क्यों लेके जाएं किसी स्विंग बॉलर को। ये एक मेजर सोच में बदलाव की जरूरत है सर, लग रहा है आपको। कंडीशंस के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप एक 24 घंटे पहले टी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देंगे, आप एक ऐसा स्क्वाड चुन देंगे जहां पे स्विंग बॉलर ही नहीं है, और ये सब तब निकल के आती है बात जब आप खासतौर से मैच हार जाते हैं। लेकिन हम खेल नीति के प्लेटफॉर्म पे सभा भाई के साथ पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं कि ये कमियां हैं स्क्वाड में, जिसको आपको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप जीतने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। सहमत है आप इस बात से? बिल्कुल। देखिए, दो चीजें, एक तो जैसे स्क्वाड पहले ही अनाउंस कर दिया है, प्लेइंग 11 एक दिन पहले, मेरे ख्याल से वो थोड़ा साइकोलॉजिकल बाय प्ले था कि ये बताने के लिए कि हम डरते नहीं है, हम वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। और जैसे वो एक बहुत ही फेवरेट फ्रेज है कोहली का और शास्त्री का, वी हैव ऑल आवर बेसिस कवर्ड। पर अभी ये पता चला है कि दे वर नॉट कवर्ड, दे वर एक्सपोज्ड। सर बेसिक खुला रह गया, बेसिक की जगह। दूसरी बात ये है, दिस इज द मोर सीरियस क्रिकेटिंग पार्ट, के यही गेंदबाज ईशांत, शमी और बुमराह 2018 में बहुत सफल रहे इंग्लैंड में। लेकिन इसका मतलब ये भी है, क्योंकि बुमराह जब नए बॉलर थे, न्यू कमर, 1 साल भी नहीं हुआ था, ईशांत वाज इन गुड फॉर्म, इंग्लैंड का उनके पास एक्सपीरियंस है, खेले हुए हैं काउंटी में भी। मोहम्मद शमी जो है मल्टी स्किल, यानी सबसे स्किलफुल बॉलर अगर है इन तीनों में से तो मोहम्मद शमी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सामने वाले टीम या दूसरे टीम्स जो हैं, बल्लेबाज जो हैं, कोचेज जो है, वो भी स्टडी कर रहे हैं, और ये स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से इन गेंदबाजों को खेले। 2 साल या 3 साल का अंतर काफी होता है इंग्लैंड के लिए। जैसे सब जानते हैं, एक चीज तो आपके लिए मैंडेटरी या कंपलसरी होती है कि आपके पास एक स्विंग बॉलर होना चाहिए। अगर आपके पास स्विंग बॉलर है ही नहीं स्क्वाड में, तो फिर एक कमी, बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में, जैसे आपने कहा कि अगर ब्राइट एंड सनी होता, साउथहैम्पटन में बिल्कुल बारिश नहीं होती, ओवरकास्ट नहीं होता, तो फिर ये 2 स्पिनर्स, क्योंकि मैच अगर वेयर एंड टेयर पिच पे होता तो स्पिनर्स अच्छा कर सकते थे। लेकिन अगर कंडीशंस इतने बदल गए हैं और फिर आप ढूंढ रहे हैं कि मेरे पास कोई स्विंग बॉलर है या नहीं, तो फिर आपने डिसाइड किया नहीं, मेरे पास कोई स्विंग बॉलर नहीं है, एक सिराज है, लेकिन मैं उसको, या ईशांत जो है एक्सपीरियंस है, शमी जो है एक्सपीरियंस है, बुमराह जो है एक्सपीरियंस है, उनको कैसे ड्रॉप करूं, ये दुविधा थी। तो 2 स्पिनर्स आपने खिलाया, लेकिन इट मींस के प्लानिंग जो थी आपकी वो, एंड राइट फ्रॉम सिलेक्टर्स, ये नहीं है सिर्फ स्क्वाड, टीम मैनेजमेंट इंग्लैंड में पहुंच के। भुवनेश्वर कुमार इंग्लैंड में क्यों नहीं है, एक रहस्य है, व्हाई इज इट, इट्स अ सीक्रेट कि क्यों नहीं गए वो। जब वो फिट है, वापस आ गए हैं, इंजरी प्रोन नहीं है अभी। कुछ उसी तरह से आज और राजीव, अगर हम बाहर की टीम जब भारत आती है, अगर सपोज कि जो उनके टीम में स्पिनर नहीं होता तो हमको क्रिटिसाइज करते हैं ना। इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, उनके पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है, तो कंडीशंस के मुताबिक आपको टीम चुननी होगी, चाहे वो 15 की हो, चाहे वो 11 की हो। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसका खामियाजा आपको भरना होगा। सवा भाई, जो कुछ माइकल वॉन ने कहा, टेस्ट मैच जब शुरू हुआ पहला दिन बारिश में धुल गया, और उसके बाद उनका बड़ा स्टेटमेंट आया कि हिंदुस्तान की टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ मैच नहीं जीत सकती है, न्यूजीलैंड बहुत आराम से हरा देगा, और हम सबको बड़ा बुरा लगा था यहाँ पे। बट एक्चुअली जो इंग्लैंड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि बहुत बायस्ड उनके स्टेटमेंट्स होते हैं। बट एक्चुअली मैं नासिर हुसैन को मैं बहुत उनको रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि उनकी जो क्रिकेटिंग सेंस है वो बहुत कमाल की है, और उनके जो इंटरव्यूज है मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। उनका भी दबे मन से कहना था कि न्यूजीलैंड भारी पड़ जाएगा इंग्लैंड पे, और अंत में वही हुआ कि इंग्लैंड के जो एक्सपर्ट सोच रहे थे, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ज्यादा सटीक था। आपको नहीं लगता जब इंग्लैंड आप खेलने जाए तो एक कंसल्टेंट आप इंग्लैंड का जरूर रख लें, ताकि आपको समझ आए कि इंग्लैंड में क्या कुछ करना है, क्योंकि इंग्लैंड में ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारा बड़ा खराब है, हम 2002 से कोई सीरीज भी नहीं जीते हैं।
देखिए हमारे साथ परेशानी ये है कि हम कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ठीक प्रकार से लेते नहीं है। हमको एग्जैक्टली हमेशा ये एग्जैक्टली लगता है इस तरह का माहौल हमने बना दिया है कि हम सबसे अच्छे हैं, हमें कोई भी क्रिटिसाइज कर नहीं सकता। वो अगर कोई संस्कृत में क्रिटिसाइज कहावत कर है भी रहा है सभा भाई, संस्कृत में कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अगर अलावा कोई दुनिया में अगर कुछ कोई है नहीं। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको ठीक तरह जी से देखिए। जो सही बात है उसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर टीम क्यों ना हो। आपको बाहर के जो सोर्सेज हैं उनके जो व्यूज हैं उनको नजरअंदाज करने से कोई फायदा नहीं हो, कोई लाभ जी नहीं है। कई कई सारी चीजें जो है वहां से आप पिक कर सकते हैं और उसका आप इस्तेमाल ठीक प्रकार से कर सकते हैं जो आपके लिए सही जी होगा। ये भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों को बहुत जमाने से ये परेशानी रही है और जी। कई बार हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अया सर, चलते चलते मुझे तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम 90s की पाकिस्तान जैसी टीम हो गई है। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट था, टैलेंट का एक बड़ा पूल था, और वो हिंदुस्तान जब भी उनसे खेलती थी हमेशा हारते थे। अब कुछ न्यूजीलैंड की आपको लग रहा है वैसी एक पूल बन रहा है, एक ऐसी टीम है जो हर फॉर्मेट में जब आएगी इंडिया के सामने तो वो डराएगी। जो कभी फोबिया पाकिस्तान का था वो फोबिया अब न्यूजीलैंड ने क्रिएट कर दिया है इस फाइनल मैच को जीतकर। देखिए क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बहुत जबरदस्त है अब न्यूजीलैंड के पास, हालांकि जी टैलेंट पूल छोटा है, लेकिन अ, अ, जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। एक रॉस टेलर को अगर आप अलग कर दें, क्योंकि वो जी 37 साल के, तो शायद इस साल ही रिटायर हो जाए या अगले साल। बाकी जो प्लेयर्स है, और नील वैगनर 35-36 साल के तेज फास्ट बॉलर, उनका करियर अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन बाकी जो है विलियमसन, साउथी, बोल्ट, जेमिसन वगैरह, हेनरी निकल्स, ये सब जो है 28-29-30 साल के 4-5 साल तो और डेफिनेटली खींच सकते हैं। और इनको देखते हुए और यंगस्टर्स आएंगे न्यूजीलैंड जी क्रिकेट में, जो बहुत बड़ी बात है। जहां तक तुलना आपने पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ की, टैलेंट वाइज आप कह सकते हैं कि हो सकती है कंपैरिजन, बट टेम्परामेंट जो है बहुत सुलझे हुए न्यूजीलैंड की टीम, पाकिस्तान से आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं एक फाइनल जी एक चीज राजीव आपसे ही पूछूंगा, लेकिन सभा से पूछना है, क्या जी। ये फर्क पड़ा कि इंडिया ने कोई फर्स्ट क्लास मैच, कोई कम्पिटिटिव मैच नहीं खेला था इस मैच में जाते हुए? न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैचेस खेले थे, एक मैच जीती इंग्लैंड के खिलाफ। क्या ये आइटिनरी में सुधार होनी लाजिम था, क्योंकि ये एक शो ऑफ ओवर लेकिन कॉन्फिडेंस यार भी सर, है। आप तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। विराट कोहली से जब पूछा गया, दोनों कहा कि अगर मुझे ऐसे ही डर हो तो मैं फ्लाइट ही क्यों पकड़ूं टेस्ट चैंपियनशिप खेलने नहीं, की। वो तो हाँ बिल्कुल ये कहा था, उनका स्टेटमेंट था। लेकिन एज अ प्लेयर जो आप जैसे, जी जो जैसे शामी ने कहा दूसरे दिन बॉलिंग करने के बाद जब विकेट मिली उनको, कि थोड़ा कॉस्ट करेक्शन करना पड़ता है, आप खेलते हैं तो यू जी। रियलाइज पिच कैसी है। फिर अगर ये पहले से खेलते आते कम्पिटिटिव मैचेस, तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता था? नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम सभा भाई, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बहुत जबरदस्त सभा भाई खेली है। 30 सेकंड में, क्योंकि रैप अप करना है। एयाज अब तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस होते नहीं, वो सब के 15 खिलाड़ी खेलते हैं। अब कोई भी जी फर्स्ट क्लास मैच होता है टेस्ट मैचेस के पहले, तो यहाँ पर भी करेक्ट। इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ था। और जो इंट्रा स्क्वाड की जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा अच्छी है बनिस्बत कोई और फर्स्ट क्लास टीम के जो इंग्लैंड प्रोवाइड करता। मुझे लगता है ये सिर्फ अब सब इस समय हम लोग हाइंडसाइट में बात कर सकते हैं, पर अंत में मुझे लगता है कि टेम्परमेंट वाइज, प्रिपरेशन वाइज, कमिटमेंट वाइज, पैशन वाइज न्यूजीलैंड हमसे हमसे आगे था और इसी वजह से वो डिजर्विंग विनर्स हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, अया सर आपका। और लबो लबाब इस चर्चा का यही निकला कि आपको आत्म मंथन मंथन करने की जरूरत है। आंकड़ों को बहुत ज्यादा आप तवज्जो ना दें। आप जो मौजूदा फॉर्म है उस पर ध्यान रखें, तभी आप जो आपका सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा। और न्यूजीलैंड एक बड़ा एग्जाम्पल है। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल, मेरे लिए वो चैंपियन थे। 2021 एक बार फिर वो फाइनल पहुंचे अलग अलग फॉर्मेट में, और ये दिखाता है कि आपका ग्राफ किस तेजी के साथ ऊपर जा रहा है और हम कहीं जाके स्टैटिक हो जाते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। इस पर सोच और विचार करने की बहुत जरूरत है। तो खेल नीति के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, कि आप खेल नीति के हर एपिसोड के साथ रोज जुड़ सकते हैं। अब क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है, तो रोज शाम 7:30 आप सिर्फ आईवीएम के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे सवाल भेज सकते हैं अपने @राजीव मिश्र। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVMpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVMpodcast.com पर हमारी खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।